सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। सो दोस्तों, फटाफट सीरीज के अगले लेक्चर में आप सबका बहुत ही ज्यादा स्वागत है। तो दोस्तों, हमने सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के 2 लेक्चर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जहां पे हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो कि आपके सोशल सिक्योरिटी कंपोनेंट से रिलेट करती हैं वो हमने आपके साथ डिस्कस की। उसके बीच में हमने 2 आपके साथ पीवाईक्यूज भी डिस्कस किए हैं जो आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं, और मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक होमवर्क क्वेश्चन भी दिया था। तो आज के इस लेक्चर में हम उस होमवर्क क्वेश्चन के आंसर के बारे में जानेंगे और सिक्योरिटी स्कीम्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले, अगर आप लोगों ने वो 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज वो दोनों लेक्चर्स भी देखें, ताकि आपको एक जो स्कीम्स आप लोग कर रहे हैं, स्कीम्स रिवीजन कर रहे हैं, तो वो स्कीम्स भी आपकी मिस ना हो, वो भी आप अच्छी तरह रिवाइज कीजिए। और एक चीज मैं आपसे और कहना चाहूंगा गाइस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पार्टिसिपेशन। तो जो भी होमवर्क क्वेश्चंस हम आपके साथ लेके आ रहे हैं, मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। बिकॉज पार्टिसिपेशन में मतलब ये नहीं है कि आपका आंसर गलत होगा, तो अगर आपने कोई आंसर दिया और आपका आंसर गलत होगा तो कोई बच्चा बोलेगा क्यों गलत कर दिया, नहीं। उससे एक आप पार्टिसिपेशन से आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरे को ये सवाल पूछा गया और मैंने इसका आंसर दिया है, और जब मैं अगली बार उस आंसर को देखूंगा तो मुझे ये एनालाइज करना है कि मैं कहां पे गलत जा रहा हूं। क्योंकि अगर आप पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे तो इसका मतलब आप तो रेस में दौड़ने से पहले ही पीछे हो चुके हो। तो एक बार हमें पार्टिसिपेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत आप में स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि क्यों ये फटाफट सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइस, हमने आपको स्टार्टिंग बोलता है, यहां पे हम आपके साथ क्वालिटी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और उन क्वालिटी क्वेश्चंस के बेस में एक छोटा सा चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि एडुटैप ने 116 से ज्यादा सिलेक्शन दी थी इन द ईओए एग्जामिनेशन ऑफ 2021, और इस फटाफट सीरीज के साथ हमारा एक सिंगल एम है आप सबके साथ कि आप लोगों को, अगर आप एपीएससी और ईओए के लिए तैयार हो, आपको इतनी अच्छी तैयारी हम इस क्वेश्चन के थ्रू करवा दें कि ताकि आप जब एग्जामिनेशन में बैठो तो आपको एक कॉन्फिडेंस आए अपने ऊपर कि मैं इस एग्जाम को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर कर सकता हूं। यही हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव है विद दिस फटाफट सीरीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज गाइस, जो भी स्कीम्स हम आपके साथ यहां पे डिस्कस करते हैं, मैं आपको फिर बोलूंगा कि आप उन स्कीम्स को प्लीज और प्लीज रिवाइज जरूर कीजिए। बिकॉज अगर आपको एक क्वेश्चन आपको पता है और आपने उस स्कीम के बारे में जाना है, तो आपको उस स्कीम के बारे में बाकी चीजें भी पता होनी चाहिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं पहले होमवर्क क्वेश्चन के ऊपर। तो मैंने आपसे पिछले लेक्चर में क्वेश्चन पूछा था ऑन दी स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्कीम है। यहां पे 3 स्टेटमेंट्स दी गई थी बेस्ड ऑन द ग्रांट दैट आर प्रोवाइडेड अंडर द स्कीम। बोला गया था कि ग्रांट अगर मिली गई है फॉर द वैलिडेशन ऑफ प्रूफ ऑफ कंसेप्ट या प्रोटोटाइप, तो उसके लिए आपको 25 लाख रुपए मिलेगा फॉर द प्रोटोटाइल्स। सो यहां पे 25 लाख नहीं, आंसर था 20 लाख। तो पूछा गया मैंने इनकरेक्ट, पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अब आ रहे दूसरी स्टेटमेंट के ऊपर, क्या 50 लाख रुपए दिया जाता है फॉर द इन्वेस्टमेंट मार्केट कमर्शियलाइजेशन और स्केलिंग अप ऑफ द प्रोजेक्ट? तो बिल्कुल सही है जी, 50 लाख रुपया ही दिया जाता है। थर्ड स्टेटमेंट दी सीड फंड शैल नॉट स्ट्रिक्टली, तो उन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन किया कि सीड फंड आपके वहीं पे यूज होंगे जिस चीज के लिए आपको ग्रांट मिली है। अगर आपको प्रोडक्ट ट्रायल के लिए ग्रांट मिली है तो आपको प्रोडक्ट ट्रायल पे ही वो पैसा यूज करना है, मार्केटिंग के लिए नहीं करना। अगर आपको मार्केट और स्केलिंग के लिए पैसा यूज मिला है तो आपको पैसा मार्केट और स्केलिंग के लिए ही यूज करना है। ये थी जी, तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट, बट आंसर हमारा पूछा गया इनकरेक्ट, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली 1। तो यही चीज यहां पे लिखी है मैंने आपको, जो अभी आपके साथ डिस्कस की है। चलिए अब आते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, जो कि अभी लॉन्च हुई है 2 साल पहले, ठीक है। विद इन ईयर और 2 इयर्स के बीच में ये स्कीम काफी ज्यादा न्यूज में आई है। यू कैन सी द क्वेश्चन फर्स्ट, देन आई विल एक्सप्लेन अबाउट द स्कीम। स्कीम हम डिस्कस कर रहे हैं, स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट फॉर डी नोटिफाइड ट्राइब्स, दैट इज सीड स्कीम, जो कि स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की। मैंने आपको यहां पे पूछा है इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है। पहला बात हो रही है एजुकेशनल एम्पावरमेंट की, जहां पे फ्री कोचिंग दी जाएगी। फिर हेल्थ इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड की जाएगी आयुष सेंटर्स के थ्रू या मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के थ्रू। तीसरी स्टेटमेंट बताएगी लाइवलीहुड सपोर्ट करने के लिए आपको इनकम जनरेशन करवाई जाएगी, ताकि उनकी लाइवलीहुड, उनको और ज्यादा उनको सपोर्ट किया जाए। तो उसके लिए पॉइंट भी बोला गया। और फिर बोला गया हाउसिंग वहां पे प्रोवाइड की जाएगी अंडर दी प्रधानमंत्री आवास योजना या फिर इंदिरा आवास योजना। अगर यहां पे बात करेगा तो यहां पे कौन सा कंपोनेंट नहीं है, आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज रियली सॉरी गाइस, तो हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो आपको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर मिलेगी, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर मिलेगी। तो यही है हमारी सेकंड स्टेटमेंट जो है वो हमारी बन जाती है इनकरेक्ट। अब आते हैं जी अगली स्कीम के ऊपर, जो है आपकी स्माइल स्कीम। स्माइल स्कीम भी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की स्कीम है। यहां पे मैंने आपको पूछा है, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू फीचर्स ऑफ स्माइल स्कीम। पहली चीज मैंने आपको देख लीजिए, आप देखिए स्क्रीन के ऊपर लिखा गया है
स्कॉलरशिप मिलेगी ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स को जो स्टडी कर रहे हैं क्लास 6 से टिल पोस्ट ग्रेजुएशन। सेकंड स्टेटमेंट में बात हो रही है प्रोविजन फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड लाइवलीहुड इज प्रोवाइडेड अंडर पीएम दक्ष स्कीम। तो क्या ये पीएम दक्ष स्कीम के अंडर प्रोवाइड की जा रही है या किसी और स्कीम्स के अंडर। थर्ड पॉइंट है हाउसिंग फैसिलिटी आपको मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ गरिमा गृह। अब आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट है। अगर अब स्टेटमेंट अगर आपने स्कीम को अच्छी तरह रिवाइज किया है तो आपको पता है पहली स्टेटमेंट यहां पे इनकरेक्ट है। आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2 और 3 बिकॉज यहां पे क्लास 6 नहीं यहां पे बात की जा रही है क्लास 9 से पोस्ट ग्रेजुएशन की। सो विच मींस हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पीएम दक्ष स्कीम के अंडर ही यहां पे प्रोविजन दी गई है फॉर स्किल डेवलपमेंट इंटीग्रेशन और हाउसिंग फैसिलिटी आपको मिलेगी यहां पे अंडर द गरिमा गृह। तो बिल्कुल जी जो मैंने आपको बोला था क्लास 9 से टिल पोस्ट ग्रेजुएशन है जो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी ना कि क्लास 6। दैट वाई योर स्टेटमेंट फर्स्ट बिकम्स इनकरेक्ट। और गरिमा गृह के अंदर आपको फूड क्लोथिंग शेल्टर सारा का सारा जो शेल्टर होम है दैट विल बी मेड अंडर गरिमा गृह। चलिए जी अगली स्टेटमेंट पूछते हैं सुगम्य भारत अभियान। सुगम्य भारत अभियान अगेन अ स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। आपको मुझे बताना है यहां पे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू द टारगेट्स दैट आर गिवन अंडर सुगम्य भारत अभियान। फिर आपके सामने मैंने सारी स्टेटमेंट्स आपको दिखाई हैं, आप आराम से देखिए, ठीक है, गिव इट अ लुक। 100% आपको गवर्नमेंट बिल्डिंग होगी फॉर द एनसीटी एंड ऑल द स्टेट कैपिटल्स। फिर यहां पे बोला गया है accessibility, that is completing accessibility of at least 25 to 50 most important government buildings and converting them into fully accessible buildings in 50 selected cities। तो क्या 50 है या 100 है। उन्होंने बोला ensuring that 75% of the railway stations in the countries are connected into fully accessible railway stations। फिर लास्ट में पूछी गई इंश्योर किया जाएगा ताकि 50% जो गवर्नमेंट ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ऑन ट्रांसपोर्ट कैरियर हैं, दे आर कन्वर्टेड इनटू फुल्ली एक्सेसिबल कैरियर्स। तो अब हमें देखना है कौन सी स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट है। यहां पे करेक्ट है गाइस आपकी ऑप्शन नंबर बी बिकॉज यहां पे 100% नहीं, यहां पे बात की गई थी 50% के ऊपर। 50% ऑफ द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ठीक है, एंड ऑल स्टेट कैपिटल्स विल बी फुली एक्सेसिबल बाय द ईयर 2022। ये था यहां पे 75% नहीं, यहां पे भी है 50%। इंश्योर करना है कि 50% हमारे रेलवे स्टेशन जो कंट्री हैं दे आर कन्वर्टेड इनटू फुली एक्सेसिबल बाय जून 2022। और इंश्योर करना है 50 नहीं 25% और आपका गवर्नमेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है कैरियर दिस शुड बी मेड फुल्ली एक्सेसिबल। दिस इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ द सुगम्य भारत अभियान। तो जी के 50%, 25 to 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन द 50 सिलेक्टेड सिटीज। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही थी। इंश्योर करना है 50% मैंने आपसे अभी डिस्कस किया और 25% अभी आपके साथ मैंने डिस्कस कर लिया है। तो दोस्तों हमने अभी सोशल जस्टिस की 3 मिनिस्ट्रीज डिस्कस की हैं जहां पे सीड स्कीम, स्माइल स्कीम और सुगम्य भारत, तीनों ही स्कीम्स मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की और तीनों के अलग अलग कंपोनेंट हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है, की फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स और यहाँ पे टारगेट्स ऑफ द स्कीम। चलिए जी अगली स्कीम अगर मैं बात करूं दैट इज अंडर द Scheme of Ministry of Women and Child Development. What is the maximum period of stay in the shelter homes provided under this Swadhar Grah scheme for a woman who is affected other than domestic violence? तो आपको मुझे बताना है कितनी शेल्टर स्टे प्रोवाइड की जाती है। वुमेन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो यहाँ पे जी देखते हैं आंसर बन जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी दैट इज 3 years। अगर मैं स्वधार गृह स्कीम की बात करूं तो देखिए यहाँ पे बहुत 3 चीजें हमें याद रखनी है। वुमेन इफ दे आर अफेक्टेड बाय डोमेस्टिक वायलेंस, तो मैंने क्वेश्चन में पूछा गया था दे आर विच आर नॉट अफेक्टेड बाय डोमेस्टिक वायलेंस। अगर वो डोमेस्टिक वायलेंस से अफेक्टेड हैं तो देन अंडर स्वधार गृह 1 year स्टे इज प्रोवाइडेड। तो ये याद रखना है अगर अफेक्टेड है डोमेस्टिक वायलेंस से तो 1 साल की स्टे मिलेगी। इफ दे आर नॉट, अगर अदर देन डोमेस्टिक वायलेंस है तो वहां पे आपको स्टे मिल जाती है अप टू 3 years, जो मैंने आपको क्वेश्चन में पूछा है। तो यही पे एग्जामिनर प्ले करेगा डोमेस्टिक वायलेंस या फिर अदर देन डोमेस्टिक वायलेंस। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है अगर आप ओल्डर वुमेन हो विद एन एज ऑफ 55 years और अबव तब आप 60 years तक यहां पे रह सकती हैं। 60 years के बाद स्वधार गृह स्कीम से आपको ओल्ड एज होम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। दैट इज द सेकंड पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड इन टर्म्स ऑफ स्टे हियर। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे क्या बोला गया है, फॉर द चिल्ड्रन girls up to the age of 18 years and boys up to the age of 12 years they are allowed to stay in Swadhar Grah scheme with their mother। तो क्वेश्चन में अगर आपको पूछा कि no man is allowed, तो क्या कोई भी मैन अलाउड नहीं है, तो गाइस आंसर बन जाएगी स्टेटमेंट इनकरेक्ट बिकॉज
बॉयज टिल द एज ऑफ 12 इयर्स आर अलाउड हियर। तो देखिए ये आती है, ये ऐसे चीजें आपको याद रखना है। बॉयज आर अलाउड यस, बट टिल द एज ऑफ 12 इयर्स, तो ये याद रखना है आपको। और गर्ल्स टिल द एज ऑफ 18 इयर्स दे आर अलाउड टू स्टे अंडर द स्वधाग्रह स्कीम विद देयर मदर। तो ये होगा स्वधाग्रह स्कीम। अब बात करते हैं हमारी अगली स्कीम के ऊपर, जो कि है आपको मुझे बताना है पीएम उज्ज्वला स्कीम। तो यहां पे ना एक बहुत क्लियरली लाइन मेंशन की है, फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग ट्रैफिकिंग। तो ये याद रखिए पीएम उज्ज्वला स्कीम जो ट्रैफिकिंग के बारे में बात करिए, दैट इज द स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब आपको उस चीज में मुझे बताना है which of the following is not one of the implementing agencies of this PM उज्ज्वला स्कीम, जिसका पर्पस क्या है, ट्रैफिकिंग को प्रिवेंट करना और रेस्क्यू करना। ठीक है जी, चलिए अब देखते हैं ऑप्शन यहाँ पे, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ट्राइबल डेवलपमेंट सेंटर्स, अर्बन लोकल बॉडीज और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस। तो आपको मुझे बताना है यहाँ पे आंसर क्या है। यहाँ पे आंसर क्या है जी, आपको ऑप्शन नंबर बी नहीं है, ट्राइबल डेवलपमेंट सेंटर्स यहाँ पे इंप्लीमेंटिंग एजेंसी का पार्ट नहीं है। कौन सी हैं आपकी, सोशल वेलफेयर और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, वुमेन्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, वुमेन्स डेवलपमेंट सेंटर्स, अर्बन लोकल बॉडीज और रेप्यूटेड पब्लिक और प्राइवेट ट्रस्ट और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस आर द इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज हियर। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखा है, उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ ट्रैफिकिंग एंड डिफेंस डीलिंग। ठीक है, और सोशल डिफेंस डीलिंग विद वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इसका एक्सपीरियंस होना तभी वो वहां पे एलिजिबल है। चलिए अब गाइस, अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो पीडीएफ के लिए आपको कहीं पे भी जाना नहीं है, आपको पीडीएफ फ्रीली अवेलेबल है। सिर्फ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक दिया है आपको वहां पे क्लिक करना है और वहां पे से आप हमारी पीडीएफ जो है उनको डाउनलोड कर सकते हैं फॉर योर प्रेपरेशन। चलिए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन। ये एक अलग इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का ही इनिशिएटिव है। अगर मैं यहां से आपको प्रीवियस लेक्चर्स की तरफ लेकर जाऊं, हमने याद किया था इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, जो हमने पहले लेक्चर में पढ़ी है। फिर हमने दूसरे लेक्चर में पढ़ा था नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, वो भी कहीं ना कहीं सीनियर सिटीजन और सोशल्स की बात कर रहा है, जहां पे इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम उसका सब पार्ट है। वहीं से अब हम फिर सीनियर सिटीजन की तरफ एक स्कीम डिस्कस करें, इसका नाम है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन स्कीम। आपको मुझे बताना है इस स्कीम के अंदर कितना कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है, बाकी जो है वो अदर ऑर्गेनाइजेशन पर करनी है। तो मुझे बताना है गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन कितनी है अंडर द इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजंस। आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, 90% इज द आंसर हियर। तो अगर मैं बात करूं इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का एक इनिशिएटिव है, सीनियर सिटीजन की बात कर रहा है। ठीक है जी, यहां पे उसके लिए जो फंड प्रोवाइड किए जा रहे हैं 90% ऑफ द कॉस्ट इज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो रिमेनिंग 10% है वो रिक्वायर्ड इंस्टीट्यूशन जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं हमारे अगले सवाल के ऊपर। अगली स्कीम क्वाइट टिपिकल स्कीम, और इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको पेपर को देखने को मिले तो हमारे लिए क्वेश्चन मुश्किल हो जाते हैं, बिकॉज इस तरह की स्कीम जनरली हम रिवाइज नहीं करते हैं। स्कीम का नाम है स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ बॉन्डेड लेबरर्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की स्कीम है। और मैंने आपको पहले ही बोला था मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज है फ्रॉम अवर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो अब आपको मुझे इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना, मुझे बताना कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। देखिए ऐसे स्टेटमेंट हमें ना बहुत ध्यान देना पड़ता है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि इनकरेक्ट या करेक्ट क्या पूछा जा रहा है। अगर मैं बात करूं तो देखिए हमने क्या बोला था, इमीडिएट असिस्टेंस मिलेगी अप टू ₹50,000, ठीक है जी, फॉर रेस्क्यूड बॉन्डेड लेबर बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। स्कीम बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल असिस्टेंस आपको 5 लाख पर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, 5 लाख पर डिस्ट्रिक्ट विल बी गिवन टू द स्टेट फॉर कंडक्टिंग द सर्वे ऑफ बॉन्डेड लेबरर्स। क्योंकि बॉन्डेड लेबर्स की बात हो रही है तो यहाँ पे कितना असिस्टेंस मिलेगा, कितनी पैसा दिया गया सर्वे कंडक्ट करवाने के लिए। और लिखा है बेनिफिशियरी हैव द ऑप्शन टू ईदर डिपॉजिट इन एन्युइटी स्कीम और अंडर दी और रिसीव कैश इन ग्रांट। तो दोनों स्कीम्स हैं बॉन्डेड लेबरर्स के पास जो यहां से आप सिक्योर करेंगे। तो यहां पे मुझे बता रहे कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 इज इनकरेक्ट, बिकॉज यहां पे 50,000 की बात नहीं की गई है, यहां पे इट इज 30,000 रुपीज। तो इमीडिएट असिस्टेंस आपको 30,000 में मिलेगी और फाइनेंशियल असिस्टेंस जो मिलेगी वो 5 लाख की नहीं, दैट विल बी 4.5 लाख। दैट्स व्हाई द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट बिकम्स इनकरेक्ट। तो देखिए इमीडिएट असिस्टेंस आपको मिलेगी 30,000 रुपए की और फाइनेंशियल असिस्टेंस सर्वे के लिए कितनी मिलेगी, 4.5 लाख रुपया पर डिस्ट्रिक्ट। ये पढ़ना पर डिस्ट्रिक्ट मिलेगी, नॉट ओवरऑल। चलिए अब बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो बात कर रहा है आपकी नेशनल पेंशन सिस्टम की। तो पेंशन स्कीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
हमने अटल पेंशन योजना डिस्कस की पुराने पिछले 2 लेक्चर्स में। अब हम नेशनल पेंशन सिस्टम को भी डिस्कस करेंगे। आपको मुझे बताना है जो नेशनल पेंशन सिस्टम के अंडर मनी जो है वो कहां पे इन्वेस्ट की जा सकती है अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम। तो देखिए ये ऑप्शंस मैंने आपको दिए हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट डिबेंचर्स, ट्रेजरी बिल्स और शेयर्स। क्या शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट होगा एनपीएस के अंडर, क्या ट्रेजरी बिल्स में पैसा इन्वेस्ट होगा, क्या जीसेक में पैसा इन्वेस्ट होगा, या फिर कॉर्पोरेट डिबेंचर्स? तो आंसर यहां पे क्या है? आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर सी, सभी के सभी इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा जो है वो आपका इन्वेस्ट हो सकता है अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम। ठीक है जी। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? एनपीएस मैंने आपके साथ पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि अटल पेंशन योजना और नेशनल पेंशन सिस्टम में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है। अटल पेंशन योजना प्राइमरली फोकस कर रही है अनऑर्गेनाइज सेक्टर को, जबकि एनपीएस ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज दोनों को फोकस कर रही है और इंप्लीमेंटिंग एजेंसी दोनों की सीमा हुआ है पीएफआरडीए। तो देखिए यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एनपीएस 2004 में लॉन्च हुई थी। ठीक है जी। अब कहां पे कितने डाइवर्स पोर्टफोलियो में आपको पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है? जो मैंने आपको ऑप्शन में पूछा है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, कॉर्पोरेट डिबेंचर्स एंड शेयर्स, यहां पे आपको पैसा इन्वेस्ट हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये चीज ध्यान रखनी है, पैसा एनपीएस का वहीं पे अवेलेबल होगा जो इंस्टीट्यूशंस रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशंस विद सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शन एंड रेगुलेशंस जो कि रेगुलेट करेगा पीएफआरडीए। तो यहां सब पे पैसा इन्वेस्ट हो सकता है, बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज विद सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस व्हिच आर गिवन बाय पीएफआरडीए। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए काफी बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि सर अगर रिस्ट्रिक्शंस हैं तो व्हाई कैन वी से, क्योंकि मैंने क्वेश्चन पूछा पैसा कहां पे इन्वेस्ट हो सकता है, ये नहीं बोला सिर्फ यहीं पे होगा। पैसा इन्वेस्ट हो सकता है विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस होगा। अगर स्टेटमेंट ऐसे आई कि विद नो रिस्ट्रिक्शन देन दैट स्टेटमेंट बिकम्स एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। चलिए अब डिस्कस करते हैं आपके साथ प्रीवियस ईयर पेपर गाइस। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा आपके पास एपीएससी 2012 क्वेश्चन, और ये स्कीम है मनरेगा स्कीम के ऊपर। आपको बताना है कि मनरेगा का जो एम है, क्वेश्चन क्या था, मनरेगा एम्स एट एनहांसिंग लाइवलीहुड सिक्योरिटी इन रूरल एरियाज ऑफ इंडिया बाय प्रोवाइडिंग एटलीस्ट 100, क्या चीज दी जाती है 100 डे के लिए? पॉइंट दिया गया है, उन्होंने बोला है कि डेज ऑफ गारंटीड एम्प्लॉयमेंट दी जाती है जिसका प्राइम ऊपर फोकस होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर के ऊपर। सेकंड पॉइंट बोला कि डेज ऑफ 100 डेज ऑफ गारंटीड वेज आपको दिए जाते हैं जिसका प्राइम ऑब्जेक्टिव है फॉर अ फाइनेंशियल ईयर टू एडल्ट मेंबर ऑफ अ रूरल हाउस होल्ड। देन उन्होंने बोला है मील्स दी जाती हैं चाइल्ड फॉर 1 फाइनेंशियल ईयर, और एम्प्लॉयज को रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स के लिए फाइनेंशियल ईयर दी जाती है। तो यहां पे कौन सी स्टेटमेंट करेक्टली डिपिक्ट करते हैं मनरेगा को, वो है आपकी ऑप्शन नंबर बी। बिकॉज मनरेगा का प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको 100 डेज ऑफ गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट देना है। ये है मनरेगा का प्राइम ऑब्जेक्टिव एंड इट इज अ स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, जो प्रीवियस पेपर में आपसे पूछा गया है। अब गाइस डिस्कस करते हैं आपका होमवर्क क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जो मैं आपको आज दे रहा हूं फॉर द होमवर्क, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जननी सुरक्षा योजना। तो आपको मुझे बताना जननी सुरक्षा योजना में कौन सी स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट क्या है, इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। Each beneficiary registered under the Yojana should have a Janani Suraksha Yojana card along with the MCH card, or BPL certification is required for all high performing states for cash assistance। तो आपको मुझे बताना यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू जननी सुरक्षा योजना। सो गाइस ये था आज के सेशन का क्वेश्चंस के बारे में। बट अगर आप लोग प्रेपरेशन बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे पास 3 ऐसे कोर्सेज हैं जहां से हम आपकी एपीएफसी में मदद कर रहे हैं। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो आप स्टार्ट कर सकते हैं मास्टर पैक, जो बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है, जिनको कोई आइडिया नहीं एग्जाम के लिए। तो बेसिक कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड, आप मास्टर पैक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, अगर आपको बेसिक्स, आप यूपीएससी प्रिपरेशन कर चुके हैं, आपको बेसिक्स सारे पता है, बस आपको 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जो कि डिफरेंट हैं, आईआर, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी और अकाउंटेंसी, आपको ये 4 करने हैं। इसके अलावा आप बाकी की सिर्फ टेस्ट सीरीज, बाकी के टेस्ट की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपके पास ऑप्शन है टेस्ट सीरीज प्लस को आप अवेल कर सकते हैं। फिर आता है लास्ट, अगर आपने सारे ही कंपोनेंट्स पढ़े हुए हैं, ठीक है, और आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो गाइस आप टेस्ट सीरीज को अवेल कर सकते हैं, जो कि एक हाई क्वालिटी आपको क्वेश्चन मिलेंगे अंडर द टेस्ट सीरीज दैट इज प्रोवाइडेड बाय एडुटैप। और इस सब कोर्सेज का सिर्फ और सिर्फ एक ही मंत्र है along with these lectures कि हमारा ओनली मंत्र है आपका सक्सेस, आपको सक्सेसफुली प्रिपेयर करवाना, आपको अच्छी तरह तैयारी करवाना, यही हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव है इन दिस लेक्चर्स। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द लेक्चर। ठीक है जी, आज हमने काफी इंपॉर्टेंट स्कीम्स की है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की स्कीम हमने डिस्कस की है,
मनरेगा की बात की है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की भी हमने स्कीम डिस्कस की, और एक बॉन्डेड लेबर की स्कीम हमने डिस्कस की है, जो कि जनरली हम लोग अगर तैयारी करेंगे तो हम लोग में से काफी बच्चे वो स्कीम छोड़ भी देंगे कि यार ये स्कीम कहां से आई है। पर टाइम ऑब्जेक्टिव मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग बोला था, हर एक इंपॉर्टेंट स्कीम हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और एक चीज है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था और अब फिर बोल रहा हूं, आपको मुझे एक ही चीज प्रॉमिस करनी है कि सारी स्कीम्स को आप रिवाइज करोगे। आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखे कि जो चीज मैंने आपको बोला आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप ये सारी चीज को फॉलो करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी पार्टिसिपेशन कीजिए और इस आंसर्स को दीजिए, कि आंसर दीजिए अपना, एक बार पार्टिसिपेट तो करो ना। और कोई भी चीज है, आपको मन में कोई भी डाउट है, आप बेझिझक होगे हमें ईमेल कर सकते हो hello@edutap.co.in, और आप हमारे साथ बात भी कर सकते हैं ऑन द नंबर 8146207241। सो गाइस, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, कीप प्रिपेयरिंग हार्ड, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय।